इस लड़के को मरना ही होगा। बियांग बख्शी को अचानक वीर रहेजा को मारने की तीव्र इच्छा हुई और वह एक बार फिर कोड़ा उठाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर वीर पर पड़ी वह रुक गया और उसका पूरा शरीर सख्त हो गया। वीर रहेजा ने अपनी चौड़ी तलवार वापस रख ली थी और अब डूम्सडे धनुष अपने हाथों में ले लिया था। उसने पूरी ताकत से धनुष की डोरी खींची और बाण का सिरा बियांग बख्शी की ओर कर दिया। हालांकि बियांग बख्शी डूम्सडे को पहचानता नहीं था, लेकिन अपने युद्ध के अनुभव के कारण वह वीर और उसके धनुष से आती खतरे की गंध को साफ महसूस कर पा रहा था। वह पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। अब दोनों के बीच गतिरोध बन गया था। न बियांग बख्शी हिल रहा था, न ही वीर रहेजा के पास इतना आत्मविश्वास था कि एक ही बाण में उसे मार सके। समय जैसे थमसा गया था। देखने वाले भी पूरी तरह से स्तब्ध थे। जब वीर ने रौनक और उसके साथियों को हराया था तब भी लोगों को यकीन नहीं हुआ था, और अब वह बियांग बख्शी जैसे योद्धा के सामने डटा हुआ था। बियांग बख्शी ग्रैंडमास्टर के सबसे विश्वस्त सहयोगियों में से एक था और उसकी ताकत रेटिंग 10.0 के करीब थी। फिर भी जब वीर का तीर उसकी ओर तना हुआ था वह हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। जिस किसी की ताकत 9.0 से ऊपर होती वह देवाश्रम के टॉप 100 में गिना जाता, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। ऐसा योद्धा अगर वीर से डर गया तो यह सबके लिए अविश्वसनीय था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जब अवनी शेरगिल और ग्रैंडमास्टर दोनों ने वीर को अलग थलग कर दिया था तब उसे इतनी ताकत कैसे मिली। वीर रहेजा, तुम अपनी धनुष को नीचे रखो, अवनी शेरगिल ने कहा, जो अपने पूरे गैंग के साथ आई थी। हार एक बीस्ट सोल माउंट पर सवार था। अवनी की आवाज सुनते ही वीर ने अपना धनुष और तीर नीचे रख दिया। उसकी ताकत अभी भी बियांग बख्शी से कम थी और उसे यकीन नहीं था कि वह बियांग को सतर्क अवस्था में मार पाएगा या नहीं। इसके अलावा इस धनुष की डोरी खींचने की पोजीशन को बनाए रखना उसकी ऊर्जा को बहुत तेजी से खत्म कर रहा था और यह सिचुएशन उसके लिए नुकसानदेह हो रहा था। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। असल में जब अवनी ने वीर का नाम पुकारा तब वीर चौंक उठा था। देवाश्रम में बस कुछ ही विक्रम देव, युवराज जैसे लोग वीर का नाम जानता था, लेकिन अवनी को उसका असली नाम कैसे पता चला? तो क्या अवनी को यह भी पता है कि मैं ही डॉलर हूं? नहीं, ऐसा हुआ तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मिस अवनी, आपकी इजाजत है तो मैं इस कमीने को मार दूंगा, बियांग बख्शी ने कहा और वीर पर फिर से कोड़ा चलाया, जबकि वीर ने अपने हथियार नीचे कर दिए थे। लेकिन वीर पहले से तैयार लग रहा था और डूम्सडे से कोड़ा रोकने ही वाला था। उससे पहले ही एक डेविल सोल से बना तांबे की तलवार बियांग के कोड़े से टकराई और इतनी ताकत से आई कि कोड़ा उसके हाथ से छूट गया। मैं अपने लोगों को संभाल लूंगी, तुम अपने काम से काम रखो, अवनी शेरगिल ने बियांग बख्शी को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा और अपनी तलवार वापस बुलाकर देवाश्रम की ओर बढ़ गई। मेरे पीछे चलो, अवनी ने वीर से कहा। वीर तुरंत उसके पीछे चल पड़ा और उसका दल देवाश्रम में दाखिल हो गया। पूरा देवाश्रम एकदम सनसनी में आ गया। सनकी ने रौनक और उसके दोस्तों को हराया, बियांग बख्शी का सामना किया और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, अवनी शेरगिल ने उसे अपना बंदा घोषित कर दिया। यह सब खबरें लोगों को पागल कर रही थीं और सभी ये सोच रहा था, आखिर ये हुआ कैसे? कोई नहीं समझ पाया कि असल में हुआ क्या है। सिर्फ बातें बनाया जा रहे थे। कहीं ये प्यार की शुरुआत उस छुरे से तो नहीं हुई जो वीर ने अवनी को मारा था? मुझे भी सीखना होगा कि किसी सुंदर और ताकतवर लड़की को छुरा कैसे मारा जाए। शायद मैं भी अमीर बन जाऊं। अवनी बाहर से गंभीर दिखती है, लेकिन असल में तो बहुत फ्लर्ट है। अफवाहें पूरे देवाश्रम में फैल गईं और एक बार फिर वीर रहेजा सबकी नजरों में आ गया। हालांकि वीर की ताकत असल मुद्दा नहीं थी। लोग ज्यादा इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि वह क्या वाकई अवनी शेरगिल का बॉयफ्रेंड है। यहां तक कि अवनी के ग्रुप के लोग भी वीर को अजीब नजरों से देखने लगे थे। तुम आर्चरी जानते हो? अवनी ने वीर को एक हॉल में बुलाकर पूछा। थोड़ा बहुत अभ्यास किया है, वीर ने कंधे उचकाकर कहा। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अवनी थोड़ा हंसते हुए कहा। तुम जिस ट्रेन से ट्रेलीपोर्ट होकर घर जाते हो, मैं उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर हूं। तुम्हारी बुद्धि बड़ी कमजोर है, अवनी ने आगे कहा। तुम डूम्सडे चला सकते हो, इसका मतलब है कि तुमने इस पर बहुत मेहनत की है, अवनी ने ठंडे स्वर में कहा। तुम मेरी गैंग बुलसाई में शामिल हो जाओ और आगे से मेरे साथ काम करो। नहीं, वीर ने तुरंत इनकार कर दिया। अवनी ने होंठ भींचे और गुस्से से कहा, तुमने अभी अभी बियांग बख्शी को नाराज किया है। मेरी सुरक्षा के बिना
क्या तुम सोचते हो कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इससे खुद निपट लूंगा, वीर ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। मेरे लोग ज्यादातर सेना से जुड़े हुए हैं और बुलसाई मेरी यूनिट है। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें ही बहुत फायदा होगा और शायद कोई गवर्नमेंट ट्रेड मिल जाए, फिर उसे लेकर कुछ बिजनेस भी कर सकते हो। अवनी ने अपनी नाराजगी दबाते हुए कहा, मुझे कोई गवर्नमेंट ट्रेड नहीं चाहिए और ना ही कोई बिजनेस करना है। वीर को पता था कि गवर्नमेंट ट्रेड से मिला बिजनेस का कितना अहमियत है या उसकी लाइफ सेट कर देगा, लेकिन इसी बिजनेस की चलते ही उसके पापा की मौत हुई थी। तो क्या तुम पूरी लाइफ ऐसे ही दूसरी प्लैनेट में ही घूमते रहोगे? तुम्हें कभी ना कभी तो एक स्टेबल लाइफ चाहिए ही होगी। मैं तो तुम्हें कम से कम स्टेबल लाइफ देने का वादा तो दे रहा हूं, अवनी ने कहा। असल में अवनी को वीर किसी भी हाल में अपनी गैंग में चाहिए थी, और इधर वीर इरिटेट हो रहा था क्योंकि वीर अपनी सारी मेहनत शिकार में लगाना चाहता था। इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, मुझे अभी जाना होगा, और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारी मदद के लिए, वीर रहेजा ने कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गया। उसे पता था कि अवनी शेरगिल जो कह रही थी वो सही था, लेकिन उसकी खुद की एक योजना थी। वह 20 साल की उम्र से पहले एक वीआईपी बनना चाहता था। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी? अवनी शेरगिल ने गुस्से से वीर रहेजा की ओर देखा। स्टेशन मास्टर प्लीज, मैं ये सब के लिए नहीं बना हूं, वीर ने कड़वाहट से कहा। अगर तुम नहीं जुड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, अवनी ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा। तुम अपनी मर्जी से चलो और मैं अपनी मर्जी से चलूंगी। अगर तुम हमारी गैंग में नहीं आओगे तो हर बार जब तुम टेलीपोर्ट स्टेशन में प्रवेश करोगे मैं तुमसे कॉम्बैट करूंगी, और ये सब कॉम्बैट पिछली बारी जैसी बिल्कुल नहीं होगी। बताओ, मंजूर है? उसकी शैतानी मुस्कान देखकर वीर का दिल बैठ गया था। उसे पता था कि पहले जब भी उसने अवनी से मुकाबला किया था उसने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी, क्योंकि फिलहाल वह उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। उसके हाव भाव देखकर वीर समझ गया कि अगर उसने मना किया तो उसका आगे का सफर बहुत मुश्किल होगा। वीर ने सब कुछ सोचकर चुपचाप सर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं बुलसाई में शामिल हो जाता हूं, अब खुश होना, अवनी ने चिढ़ते हुए कहा। तुम्हें पता भी है देवाश्रम में कितने लोग मेरी गैंग में शामिल होना चाहते हैं, और तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हें जहर पीने को कह दिया हो। आजादी की कोई कीमत नहीं होती, और आजादी खोना मेरे लिए जहर पीने जैसा ही है, वीर ने गहरी सांस लेकर कहा। तो फिर तुम ये सोच लो, ये एक सोलो पॉइजन है, इसे पीकर धीरे धीरे मर सकते हो, और अगर मरकर भूत भी बन गए तो वो भूत भी मेरी ही होगी, अवनी ने मुंह फुलाते हुए कहा। वीर को समझ आ गया कि अवनी ने निर्णय ले लिया है, और वो अनमने मन से उसकी बात मान गया। निराश होकर वो हॉल से बाहर निकल गया। अवनी उसे जाते हुए देख रही थी, और अजीब तरह से वीर की उदासी देखकर वह संतुष्ट महसूस कर रही थी। वह मुस्कुराए बिना रह नहीं सकी। स्टेशन मास्टर, आप ऐसे इंसान को बुलसाई में क्यों भर्ती करना चाहती हैं? वो इस ग्रुप के लायक नहीं है, अवनी की उम्र की एक और लड़की बगल के दरवाजे से निकलते हुए बोली। माही, मुझ पर भरोसा रखो, ये लड़का कभी कभी बेवकूफ जरूर लगता है, लेकिन इसके पास कुछ खास काबिलियत है, अवनी ने गंभीरता से माही को जवाब दिया। अवनी ने अपनी आंखों से देखा था कि वीर कितना तेज सीखता है और मेहनती है। बार बार हारने के बाद भी वो गिरा नहीं, बल्कि और मजबूत बनता गया। अब तो खुद अवनी को भी उसे गंभीरता से लेना पड़ता था। इस तरह की तरक्की और सोच वाकई काबिले तारीफ थी। अवनी की वीर के प्रति सोच में काफी बदलाव आया था, वरना वह उसके लिए इस तरह सबके सामने खड़ी नहीं होती। वीर रहेजा अपने कमरे में लौटा, और अवनी के प्लैनेट टाइटन छोड़ने से पहले ही वीर सबसे पहले घर टेलीपोर्ट हो गया। उसे अवनी की मदद से बिजनेस करने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, माना कि उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि वहां उसकी फ्यूचर सुरक्षित हो जाती, लेकिन अब जब उसके पास जेड स्किन था तो उसके लिए अब सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला यह था कि वह शिकार करके अपने जेनो पॉइंट्स बढ़ाए। जहां तक बुलसाई की बात थी, वीर को उसमें शामिल होने में और भी कम दिलचस्पी थी। भले ही बुलसाई का सदस्य बनकर वह अवनी की जानकारी नेटवर्क से म्यूटेंट और सीक्रेट ब्लड प्राणियों का पता लगाकर शिकार कर सकता था, लेकिन उसे शिकार का मांस अपनी टीम के साथ बांटना भी पड़ता। वीर ने तय किया कि वह अकेले ही शिकार पर जाएगा। अगर अवनी ने कुछ समय तक उसे नहीं देखा तो शायद वह पूरी बात को ही भूल जाए। ये सब सोचकर वीर जल्दी से पृथ्वी में टेलीपोर्ट हो गया था। वीर पृथ्वी में एक अल्फा एलॉय डैगर खरीदना चाहता था, जो उसने 1.5 करोड़ में देखा था, लेकिन अब जब उसके पास रौनक से छीनी हुई ब्रॉडस्वॉर्ड तलवार थी तो वह डैगर जरूरी नहीं रह गई।
यह ब्रॉडस्वॉर्ड तलवार एक खास एलॉय से बनी थी जिसमें जीड मेटल था, जो इसे बेहद मजबूत बनाता था। इसकी धार इतनी तेज थी कि यह आसानी से प्राइमरी प्राणियों को काट सकती थी। इस तरह के मेटल से बने हथियार हमेशा महंगे होते हैं। कमाल है, वीर ने धार को छुआ और उसकी उंगली कट गई। उस चमकती हुई धार को देखकर वीर को यह हथियार इतना पसंद आया कि वह उसे हाथ से रख ही नहीं पाया। यह कमाल का है, उसने सोचा। वीर का परिवार पहले एलॉय व्यापार करता था और भले ही वो एक छोटा कारखाना था, लेकिन उनकी कुछ खास फॉर्मूले थे। उनके उत्पाद इस ब्रॉडस्वर्ड जैसे तो नहीं थे, लेकिन प्राइमरी प्राणियों की खाल को काट सकते थे। अगर परिवार के कुछ घटिया सदस्यों की वजह से सब कुछ बर्बाद न हुआ होता तो उनका कारखाना वर्ल्ड के टॉप 3 में जरूर होता। लेकिन अब कंपनी स्टैरी ग्रुप ने खरीद ली थी। तब वीर बहुत छोटा था और आज तक वह समझ नहीं पाया कि आखिर स्टैरी ग्रुप ने उनकी कंपनी को क्यों खरीदा। उसे यह जरूर पता था कि उसके पिता की मौत का इससे कुछ न कुछ संबंध जरूर था, लेकिन सच्चाई जानने की उसकी कोई ताकत नहीं थी, इसलिए वह चुपचाप रह गया। बेटा, आज ऑफिस में मेरी कुछ जरूरी काम है, क्या तुम अनुजा को स्कूल छोड़ सकते हो? प्रेरणा रेजा ने दरवाजा खटखटाकर पूछा। स्कूल शुरू हो गया? मुझे तो पता ही नहीं था। कोई बात नहीं मां, मैं छोड़ दूंगा, वीर ने तुरंत कहा। स्कूल कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था, लेकिन तुम काम से बाहर थे ना, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, प्रेरणा ने कहा। कौन सा स्कूल है? वीर ने पूछा। सेंट पॉल स्कूल है और मैंने तुम्हारे छोड़े हुए पैसों से ही फीस भर दी है। प्रेरणा थोड़ी असहज हो गई क्योंकि उसने सारे पैसे अनुजा की पढ़ाई में खर्च कर दिए थे। बहुत अच्छा, सेंट पॉल स्कूल तो यहाँ का सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल है, अगर अमीरों के स्कूलों को छोड़ दें। वीर बहुत खुश हुआ। अभी उसके पास वीआईपी टाइटल नहीं था, इसलिए अनुजा को किसी हाई क्लास स्कूल में भेजना संभव नहीं था, लेकिन एक अच्छा प्राइवेट स्कूल भी एकीकृत सरकारी स्कूलों से कहीं बेहतर था। मां से थोड़ी बातचीत के बाद वीर अनुजा को लेकर मेट्रो ट्रेन से स्कूल गया। सेंट पॉल के मुख्य द्वार पर महंगी कार की लाइन लगी थी, जिनमें से हर कई बहुत ही आलीशान परिवार में से थे। लगभग सभी अमीर लोग जिनके पास वीआईपी का टाइटल नहीं होता, अपने बच्चों को यहीं भेजते थे। इस स्कूल के ज्यादातर बच्चे अमीर परिवारों से ही थे। अपनी बहन को स्कूल छोड़ते हुए वीर ने देखा कि एक मोटा अधेड़ आदमी एक फ्लर्ट करने वाली औरत के साथ कार से उतर रहा था और उसकी गोद में एक 8 साल का बच्चा था। वीर वहीं चौंक कर रुक गया, क्योंकि वह मोटा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा था, विनीत रहेजा। लेकिन उनके साथ ये कम उम्र के औरत और बच्चे कौन थे?